आज की कहानी है। बहू सास को वृद्धाश्रम छोड़ने गई तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि बेहोश हो गई। आखिर क्या था वहां ऐसा? सारिका जी सुबह उठकर तैयार हो रही थीं और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति विनय से बोली, विनय, कमरे का दरवाजा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खिटपिट करने लग जाती हैं। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा है नहीं, बस अब तैयार होकर निकल जाएंगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, ना कुछ करती हैं ना धरती हैं। बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और सो जाओ। पर मुझे तो बहुत काम होते हैं। तभी विनय बोला, रश्मि, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन कमाई करती हो, जिसमें कि झाड़ू बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती ही है ना। फिर भी वह बोली, हाँ, बस घर में यही काम तो होता है करने को, और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन ही नहीं लगता तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? वो भी चैन से रहेंगी और मैं भी। विनय बोला, क्या तुम भी? एक ही बात। हाँ, बस खाने का ही तो काम है। उसमें भी माँ सब्जी साफ करके काटने का काम तो कर ही देती हैं। वह बोली, बस करो, अब अपना माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाने दो, गेट बंद कर दो। सरिता जी बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गईं। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम विनय को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। रश्मि बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। सारिका जी बोली, ठीक है बहू। शाम को विनय आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। रश्मि जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गईं तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण हाथ लगने से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज सुनकर रश्मि बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ ग्लास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं देता? भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, फिर भी देख नहीं सकती? कितना महंगा ग्लास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर विनय भी बाहर निकल आया। वह बाहर आते ही बोला, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो रश्मि? वह बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। विनय ने कहा, रश्मि, माँ ने इसे जानबूझकर थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा। इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? वैसे भी चीजें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। विनय ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल गई शायद, इसीलिए ग्लास टूट गया। इससे पहले सरिता जी कुछ भी कहती, रश्मि खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, इन चीजों का तो होश रहता नहीं है, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर विनय से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्ध आश्रम भेज दो, पर तुम हो कि सुनने का नाम नहीं लेते। अरे वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते? इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए ही कह रही हूँ।
पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। विनय बोला, रश्मि, पापा का दिया हुआ एक ग्लास टूटा है, बाकी सारे सेफ हैं, तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो कि माँ को भेज दो? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और अब जब मेरी उन्हें ज़रूरत है, अब मैं अपनी माँ का ख्याल भी न रख सकूं तो बेटा किस बात का? रश्मि बोली, तुम तो बस अपनी माँ की गुण गाते रहा करो। विनय बोला, क्यों ना कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे को दूसरों के मोहताज हो गए। घर में खाने का एक दाना भी न था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होकर भी मेरी खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े जैसे जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल की डिमांड कर दी। तब मैं छोटा ही था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम ही थी। फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे, एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई। तुम ही बताओ रश्मि, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे रश्मि पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका वही बर्ताव शुरू हो गया। इस बात से विनय बहुत परेशान था कि वह रश्मि को आखिर कैसे समझाए कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए महेश पर पड़ी, जो कि उसका साला भी था। विनय को दूर से देखते ही महेश उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसने उसे गले लगा लिया। महेश और विनय जीजा साले बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन महेश कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिले तो दोनों की खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने ही साथ में डिनर का प्लान बनाया और महेश और उसकी पत्नी दोनों विनय के घर डिनर के लिए आने वाले थे। और इस बात से रश्मि भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से भी मिलेगी। रश्मि ने कहा, अपनी सास से कहा, माँ जी, मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आप ज़रा खाने पीने का देख लेना। सारिका जी एक सुघड़ गृहिणी थीं और खाने में मसाले भी हाथ से ही डाला करती थीं। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थीं कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाएं। सारिका जी लगभग सारा खाना बना ही चुकी थीं और जैसे ही महेश और उसकी पत्नी अंदर आए तो उन्हें देखकर रश्मि अपनी सास से बोली, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और खुद बाहर उनसे मिलने के लिए चली गई। बेचारी सारिका जी, लगभग सारा खाना तो वह बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने रश्मि से कहा, बहू, जरा शक्कर का डब्बा उठा दो। और जल्दी जल्दी में रश्मि शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा ना होने के कारण सारिका जी ने वही नमक शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। महेश और उसकी पत्नी ने सारिका जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए, प्रणाम किया, फिर अपनी बहन रश्मि से मिले। और तभी विनय भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था
वह भी आ गया। सभी लोग बैठ गए और बैठकर बातचीत करने लगे। सारिका जी महेश और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आईं। रश्मि वहीं बैठी रही। यह सब महेश और उसकी पत्नी भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग वहीं बैठे रहे, बैठे बैठे बातें करते रहे और सारिका जी किचन में खाना बनाने चली गईं। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीजें तो तैयार थी ही, बस गर्मा गर्म पूरियां तलनी थीं। उन्होंने जाकर गरम गरम पूरियां उतार दी और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही महेश बोला, अरे वाह रश्मि, तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले सारिका जी कुछ कहती, रश्मि बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। सारिका जी कुछ ना बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती रहीं। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की और अब खाने के बाद रश्मि ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी सारिका जी सबके लिए खीर ले आईं और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे या किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर पलट दी। रश्मि थोड़ा घबरा गई ने फिर अपनी खीर चखी और खीर चखते ही बहुत तेज चिल्लाकर बोली, मम्मी जी यह क्या किया आपने? आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपने शक्कर के बदले खीर में नमक डाल दिया। तभी महेश आया और बोला, रश्मि लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक मौसी जी ने कैसे डाला? रश्मि एकदम चुप हो गई। तभी सारिका जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। बहू ने तो कुछ नहीं किया, खीर मैंने ही बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। उठकर महेश ने सारिका जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बच्चे के समान हूँ, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। महेश और उसकी पत्नी खाना खाकर चले गए, लेकिन रश्मि ने इस बात को यहीं खत्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह सारिका जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती? सारिका जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह नमक का डब्बा तो तुम ही ने निकाला था ना? तभी विनय महेश को छोड़कर आया। वह बोला, माँ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रख कर भूल न जाओ। इस बार सारिका जी ने विनय को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि विनय, मेरा चश्मा तो पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीजें सही से दिखाई नहीं दे पाती और यह गलतियां हो जाती हैं। विनय बोला, लेकिन माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका चश्मा टूट गया है? मैंने बहू को बताया था, तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं टोका बेटा। विनय ने घूर कर रश्मि की तरफ देखा। रश्मि ने नजरें नीचे झुका लीं। इस रोज रोज की चिक चिक से विनय परेशान तो था ही, पर अब वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन महेश का फोन आया। उसने बातों ही बातों से अंदाजा लगा लिया
कि वह परेशान है। महेश बोला, क्या हुआ विनय, तुम इतने परेशान क्यों हो? विनय बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज रोज के ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। और तुम तो जानते ही हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे उन्हें यूं बीच रास्ते पर छोड़ दूं? महेश और विनय ने मिलकर रश्मि को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन विनय ने कहा, माँ, आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह ले जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आप ही की उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। सारिका जी ने अपने कपड़े पैक किए और विनय और रश्मि के साथ चल पड़ी। रश्मि आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी जो होने वाली थी। वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था। इसलिए रश्मि बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। विनय को भी इतना मनाया, तब जाकर कहीं विनय की अकल में आज यह बात आई। वह सोचती सोचती खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। विनय बोला, रश्मि, उतरो और माँ का बैग निकालो। रश्मि खुशी से चहकती हुई बोली, हम लोग वृद्धाश्रम पहुंच गए क्या? विनय ने उदास मन से सर झुकाकर हाँ का इशारा किया। रश्मि खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालती हुई बोली, हाँ हाँ, मैं बैग निकाल देती हूँ ना माँ जी का, इसमें क्या है, आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माँ जी, आप बैठो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊंगी। सारिका जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी हैं, या यूं कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल रश्मि का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बही जा रही थी। रश्मि और विनय अपनी माँ को लेकर वृद्ध आश्रम में पहुंचे। रश्मि तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम में अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वृद्धाश्रम में जहां वह अपनी सास को छोड़ने आई थी, वहां उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति काफी दयनीय लग रही थी। उन्हें देखकर रश्मि के हाथ से बैग छूट गया। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनके गले लग गई और बोली, मम्मी, पापा, आप दोनों यहाँ कैसे? दबी हुई आवाज में उसके पिता ने कहा, बेटा, हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, तब तक वह हमें अपने पास रखते हैं, और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हाल में देखकर रश्मि बौखला उठी। वह बोली, माँ, पापा, आप चिंता मत करो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तभी महेश को कॉल किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वहां महेश के आते ही
उस पर बरस पड़ी। रश्मि ने महेश से कहा, कैसे बेटे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे, जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की दो रोटियां आपको भारी लग रही हैं। आपसे क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा? केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े? और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा? जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। या तो तमीज में मम्मी पापा को घर ले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। और जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी को 4-4 डंडे लगेंगे ना, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी महेश बोला, हाँ, करो पुलिस को फोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला ऐसा हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा? अरे, तुम यहाँ क्या कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने ही आई थी। ज्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझसे ज्ञान बांट रही हो। करो ना पुलिस को फोन। तुम करती हो या मैं करूं? सब बातों से रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। महेश बोला, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी सास को, अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाओगी? बस, हो गई बोलती बंद। अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना, आया समझ? इतना कहकर महेश जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली, मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं, मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे आज एहसास हो गया है कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को, कैसा लगता होगा जब उनकी अपनी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ जाती है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी महेश बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो ही गई हो, ये बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ पापा को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। रश्मि ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसकी तरफ देखा तो महेश बोला, क्योंकि वो तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं। ढेरों सवालों भरी नजरों से वह महेश को देखने लगी। तभी महेश ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे। और सभी तेज तेज हंसने लगे। महेश, विनय और महेश की पत्नी और रश्मि के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। रश्मि और भी ज्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि ये सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर रश्मि और महेश अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हुआ। रश्मि को अकल आ गई और अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह ही समझने लगी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे
तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और ना ही इतने वृद्धाश्रमों की जरूरत होगी। और यह बात रश्मि अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ।